दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, नॉलेज एंड विजडम बाय बर्ट्रैंड रसल। तो देखिए, ये जो ऐसे है, ये जो ब्रिज यूनिवर्सिटी है, महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर, उसके सिलेबस में बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में ये टॉपिक है, मतलब ये ऐसे इंक्लूड किया है सिलेबस में। फिलहाल तो मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ इस यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस में जो इससे एफिलिएटेड हैं, तो मैं वही सिलेबस पहले कवर करूँगा जो कि ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो मैं ये सब अभी आपको पढ़ाऊँगा जो कि ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो ये बीए पार्ट थर्ड में ये टॉपिक है, तो ये आज हम करेंगे। तो ये ऐसे हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये बर्ट्रैंड रसल एक्चुअली थे कौन। तो देखिए, बर्ट्रैंड रसल एक फेमस ब्रिटिश ऑथर रहे हैं। ब्रिटिश ऑथर थे जो कि 1872 में जन्मे और 1970 में इनकी डेथ हुई। बेसिकली ये जाने जाते थे अपनी मैथमेटिक्स के लिए। ये फेमस मैथमेटिशियन रहे अपने टाइम के, बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे। ये क्या नहीं थे, मतलब ये बहुत कुछ थे, बिल्कुल बोलते हैं ना, मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी थे ये हर क्षेत्र में लगे हुए थे। इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्पेशली मैथमेटिक्स में। इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका करके, जो कि बहुत ही फेमस बुक है अपने टाइम की, और उनके सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं। उस मतलब वो माइलस्टोन था इनकी लाइफ का, कह सकते हैं। और वो मैथमेटिक्स की फील्ड में भी माइलस्टोन है। परंतु अभी हम मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम अभी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम लिटरेचर की बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे देखा जाए, प्रोज राइटर अगर देखा जाए, क्योंकि ये प्रोज ही लिखते थे, पोइट्री नहीं लिखा इन्होंने। तो एज ए प्रोज राइटर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, मतलब बहुत ही प्रोफ्यूजली, बहुत हैवीली इन्होंने लिखी हैं चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसेज, स्टोरीज वगैरह, ये सब बहुत कुछ लिखा है। मतलब इन्होंने बेसिकली ये नॉन फिक्शन वगैरह ज़्यादा लिखते थे, मतलब ऐसे टाइप ऐसे ज़्यादा लिखते थे। नॉन फिक्शन राइटिंग इनकी ज़्यादा है। तो इनकी जो नॉन फिक्शन राइटिंग होती थी, जैसे कि निबंध हो गए, तो निबंध इन्होंने ऑलमोस्ट उस समय में, जो इनका कंटेम्प्रेरी पीरियड था, उस अपने समकालीन समय में इन्होंने कंटेम्प्रेरी पीरियड की जो सभी सोशियो पॉलिटिकल इशू थे, ऑलमोस्ट सभी को कवर किया है इन्होंने। हर मुद्दे पर इन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। तभी तो बोल रहे हैं बहुत प्रोफ्यूजली लिखा है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लिखा है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक को, हर सोशल इशू, हर पॉलिटिकल इशू को अपने टाइम के कवर किया है इन्होंने। तो ये इस टाइप के ऑथर थे, और उसी बारे में आज हम देखते हैं कि इनका नोवेल, सॉरी आई मीन इनका जो ऐसे है वो आज पढ़ेंगे हम, नॉलेज एंड विजडम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं एक चीज, बेसिक डिफरेंस, वैसे तो इन ऐसे इस ऐसे में इन्होंने एक्चुअली बताया ये है कि नॉलेज और विजडम होता क्या है। परंतु मैं आपको पहले, क्योंकि आप ऐसे समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, नॉलेज ऐसा है कि नॉलेज आपको कोई भी फील्ड है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन एंड जो भी ये कार्बन गैसेज हैं, ये जो रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में रिलीज होंगी, वायुमंडल वगैरह में, तो इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, यानी क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, ये आपको पता है, आपको इस चीज की नॉलेज है। ठीक है, आपको ये सब पता है। इसके बाद भी आप वो सब चीजें करते हैं जिनसे कि कार्बन का उत्सर्जन हो या फिर कार्बन एमिशन हो, यानी कार्बन रिलीज हो एटमॉस्फेयर में। आप वो सब काम करें। फॉर एग्जांपल, आप फॉसिल फ्यूल, यानी कि आप लकड़ी वगैरह जलाते हो खाना पकाने के लिए गैस की बजाय। ठीक है, आप बहुत अधिक मात्रा में फटाके चलाते हो, पॉल्यूशन फैलाते हो, आप गाड़ियां क्या बोलते हैं, ये इसकी यूज करते हो, पेट्रोल डीजल की, सीएनजी के कंपैरिजन में। तो मतलब आप वो सारे काम कर रहे हो जिनसे कि कार्बन एटमॉस्फेयर में बढ़े, यानी आप वो सब काम कर रहे हो, आपको पता है, नॉलेज भी है कि इन सब करने से क्या नुकसान होगा पृथ्वी को। आप पेड़ काट रहे हो, आपको पता है पेड़ काटने से क्या होगा। अ, आपको ये सब नॉलेज है, उसके बाद भी आप ये काम कर रहे हो। तो इसका मतलब है आप में विजडम की कमी है। विजडम मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमानी। आप में बुद्धिमता की कमी है। आपको नॉलेज है उस चीज की, फील्ड की, परंतु फिर भी आप वो काम कर रहे हो, आप में बुद्धिमता की कमी है। आपको पता है आग कैसे जलती है, आग से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बाद में भी आप आग में हाथ डाल रहे हो, इसका मतलब आप में बुद्धिमता की कमी है। तो ये विजडम है। एक क्षेत्र का ज्ञान होना इज नॉलेज, परंतु उसका एप्लीकेशन, उसको कार्यान्वित करोगे, जब आप उस नॉलेज को, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो पता करेगा, मतलब पता चलेगा आपकी उस नॉलेज के होने के बाद में भी आप उसको, उस नॉलेज का जहाँ फायदा होगा या फिर वो जिस चीज से रिलेटेड है, आप उसको उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो।
उसका इस्तेमाल ही वैसे नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इसका मतलब आप वहाँ पर अपनी विज़डम शो नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। तो चलिए हम ऐसे शुरू करते हैं अब। देखिए, मोस्ट पीपल वुड एग्री दैट ऑल्दो आवर एजेस far surpass all previous ages in the knowledge, there has been no correlative increase in wisdom. देखिए, ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल इस बात पे एग्री करेंगे, इस बात पे सहमत होंगे कि जो हमारा जो अब समय है, आवर एज, अब क्योंकि ये लिख रहे हैं तब लिखा होगा, ये ऐसे लिखा है 1954 में, यानी उस वक्त की बात कर रहे हैं कि इनका जो समय है, इनकी जो एज है, वो क्या कर चुकी है, सरपास कर चुकी है, यानी क्रॉस कर चुकी है, पार कर चुकी है सारे प्रीवियस एजेस को, पहले के सारे कालों को पार कर चुकी है। किस किस क्षेत्र में, नॉलेज में, यानी कि जो राइटर हैं इनके टाइम में नॉलेज क्या है, उससे पहले के जितने भी समय रहे हैं, जितने भी काल रहे हैं, उन सबसे नॉलेज ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी नॉलेज बहुत ज्यादा गेन कर ली लोगों ने, लोगों में नॉलेज बहुत ज्यादा आ गई है। मतलब 1950s के टाइम की बोल रहे हैं कि लोगों में नॉलेज पुराने टाइम से बहुत ज्यादा आ गई है। परंतु देयर हैज बीन नो कोरिलेटिव इंक्रीज इन विजडम, परंतु नॉलेज भले ही ज्यादा लोगों में आ गई हो पुराने समय के मुकाबले, परंतु विजडम की कमी अभी भी उतनी की उतनी है, विजडम उस मात्रा में नहीं बढ़ी। नॉलेज जरूर बढ़ गई लोगों की, पर लोगों की बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ी। समय बदल गया, काल बदल गए, नॉलेज बदल गई, नॉलेज बढ़ गई, परंतु बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ी, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। बट एग्रीमेंट सीजेस एज सून एज वी अटेम्प्ट टू डिफाइन विजडम एंड कंसिडर मीनिंग ऑफ प्रमोटिंग इट। अब देखो, परंतु जब हम विजडम को डिफाइन करने की बात करते हैं कि विजडम का अर्थ क्या होता है, तब इसमें मतभेद शुरू हो जाते हैं एक्चुअली, क्या चीज़ों को कि विजडम की डेफिनेशन करेक्ट क्या है, इस पे राइटर्स के मतभेद रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क फर्स्ट व्हाट विजडम इज एंड देन व्हाट कैन बी डन टू टीच इट। परंतु मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि विजडम आखिरकार है क्या, एंड व्हाट कैन बी डन टू टीच इट, और इसको सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो विजडम है क्या, और दूसरी चीज इसको सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देर आर आई थिंक सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम। तो राइटर बोलते हैं कि देर आर आई थिंक सेवरल फैक्टर्स, की बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं विजडम को, मतलब विजडम डेवलप करने में, विजडम विकसित करने में, बुद्धिमत्ता को विकसित करने में ऐसे बहुत से कारक हैं जो कि कारगर हैं, मतलब जो रोल प्ले करते हैं। ऑफ दीज आई शुड पुट फर्स्ट अ सेंस ऑफ प्रपोर्शन। तो ये बोल रहे हैं कि इस चीज में मैं सबसे पहले अनुपात का सेंस होना, यानी प्रपोर्शन का सेंस होना रखूंगा। प्रपोर्शन का सेंस कैसे, देखो, द कैपेसिटी टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ए प्रॉब्लम एंड टू अटैच टू ईच इट्स ड्यू वेट। फॉर एग्जांपल, एक परेशानी, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, ठीक है, एक समस्या के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कारण वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, एक समस्या के। तो विजडम क्या है कि आप समस्या के किस कारण को कितना वेटेज देते हो, यानी किसको कितना इंपॉर्टेंस, महत्वता देते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी समस्या के चार कारण हैं, इंपॉर्टेंट चार कारण है, आप एक कारण को तो बहुत ज्यादा मतलब फोकस कर रहे हो, ज्यादा ध्यान दे रहे हो एक कारण पे, बाकी तीन कारण पे आप इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो ये अनुपात में गड़बड़ी हो गई है, यानी आपको उस समस्या के चारों कारणों पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो अनुपात वाला इश्यू है ना, प्रॉब्लम, इन्होंने जो राइटर ने बोला है, कौन सी चीज, सेंस ऑफ प्रपोर्शन की, इंसान को इस बात की समझ होनी चाहिए, अनुपात की समझ होनी चाहिए, प्रपोर्शन की समझ होनी चाहिए कि भाई किसी समस्या को सॉल्व करते हुए उसकी जो फैक्टर्स है ना, उन फैक्टर्स को जितना उन पे फोकस करना चाहिए, जितना उनको वेटेज, जितना वजन उन पे डालना चाहिए, उतना डालना जरूरी है सब पे। अगर आप किसी एक पे ज्यादा दोगे या दो पे ज्यादा दोगे, बाकियों पे कम करोगे, इसका मतलब आप प्रॉब्लम को सीधी तरफ सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि कारण तो कई सारे हैं, परंतु आप फोकस एक दो पे ही कर रहे हो, तो आप उसको पूरे ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये पहली चीज विजडम डेवलप करने की, अगर आप में बुद्धिमत्ता डेवलप करनी है तो पहली चीज क्या चाहिए, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ये चाहिए। अब देखिए, दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट देन इट used to be owing to the extent and complexity of the specialized knowledge required of various kinds of technicians। अब बोल रहे हैं कि दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट, अगर ये ज्यादा मुश्किल हो गया है, अगर देन इट यूज्ड टू बी ओइंग टू द एक्सटेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो अब किसी मतलब कोई टेक्निकल, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब कोई क्षेत्र है जिसमें कि खासकर मतलब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मतलब उस क्षेत्र की विशेषकर जानकारी होनी चाहिए, स्पेशल जानकारी होनी चाहिए। और उसके हिसाब से अगर देखें हम लोग, उसके हिसाब से समझे इसको, देखिए इस तरह समझते हैं इसको। उदाहरण के तौर पे, जैसे मतलब आजकल अब ज़्यादातर क्षेत्रों में ऐसा हो गया है कि आपको उस पर्टिकुलर क्षेत्र की खासकर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उस क्षेत्र की टेक्निकल नॉलेज जो है ना, वो सही तरह होनी चाहिए, तभी आप उसकी समस्याओं को समझ पाओगे। अगर आपको
नहीं पता है कि एक वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, तो अगर वो खराब हो जाएगी तो ठीक तो आप कर नहीं सकते, सीधी सी बात है। आपको अगर उसकी टेक्निकल नॉलेज है तभी तो आप ठीक कर पाओगे। टीवी खराब हो गई, आपको टीवी की टेक्निकल नॉलेज है तभी तो आप उसे सही कर पाओगे या हैंडल कर पाओगे। तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि अब आजकल एक चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, ये जो प्रोपोर्शन वाली चीज़ है इसको समझना, मतलब अनुपात में किसी समस्या को कितना हम वजन डालें, किसी चीज़ पे कितना वजन रखें, कितना उसको इंपॉर्टेंस दें, कितनी महत्वता दें, इसको समझना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। कारण क्या है कि अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ना, वेरियस काइंड ऑफ टेक्नीशियन, मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में क्या हो गया है कि स्पेशल नॉलेज चाहिए। अब हर क्षेत्र की स्पेशल नॉलेज होना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए किसी क्षेत्र की समस्या को सॉल्व करने के लिए ये उसके उसके जो कारण हैं उन पे, मतलब जो समस्या के कारण हैं उन पे बराबर वजन नहीं पड़ पाता है, मतलब उस पे बराबर फोकस नहीं पड़ पाता है, क्योंकि हर क्षेत्र की मतलब स्पेशली टेक्निकल क्षेत्रों की नॉलेज होना हर किसी की बस की बात तो है नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे फिर देखो एक चीज है, दैट यू आर एंगेज्ड इन रिसर्च इन साइंटिफिक मेडिसिन। सपोज आप कोई एक मेडिसिन है, ठीक है, उसकी साइंटिफिक नॉलेज, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप एक मेडिसिन बना रहे हो, एक दवाई बना रहे हो, एंड उसकी मतलब रिसर्च में लगे हुए हो, यानी अनुसंधान में लगे हुए हो, रिसर्च कर रहे हो आप किसी मेडिसिन के ऊपर। द वर्क इज डिफिकल्ट एंड इज लाइकली टू ऑब्जर्व द होल ऑफ योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी। अब काम तो कठिन है, और जाहिर बात है काम कठिन है तो वो आपकी लगभग लगभग सारी जो मानसिक, मतलब आपकी जो कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, मतलब सारी जो आपकी बुद्धिमानी बुद्धिमत्ता नॉलेज जो है ना वो सब खर्च हो जाएगी उसको लगा, मतलब उसमें सब आपकी लग जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी उस रिसर्च को करने में, उस काम को करने में, क्योंकि काम कठिन है। तो you have not a time to consider the effect which your discoveries or inventions may have outside the field of medicine। तो आपके पास में इतना सफिशिएंट पर्याप्त समय नहीं होगा, यू हैव नॉट टाइम, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उस दवाई की खोज के बाद में टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ योर डिस्कवरीज, कि आपने जो दवाई बनाई है उसकी खोज की वजह से मेडिसिन के क्षेत्र के बाहर दूसरे क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा उस दवाई की खोज के बाद में। मतलब मेडिसिन की तो आपको नॉलेज है, उसकी तो टेक्निकल नॉलेज आपको है, तो मतलब उस दवाई के बाद में मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में तो आपको नॉलेज है कि क्या असर पड़ेगा। आप ठीक है, परंतु दूसरे क्षेत्रों पर उस दवाई का क्या असर पड़ेगा वो तो आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। वही बात मैं बोल रहा था कि जब आपको सभी क्षेत्रों की जो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए तभी तो आप समझ पाओगे कि इस क्षेत्र में कोई समस्या जागृत होगी तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो बोल रहे कि आपको मेडिकल क्षेत्र की तो पता है, उसमें समस्या खड़ी होगी, आप हैंडल कर लोगे, आप मेडिसिन उसी हिसाब से बनाओगे, आप पहले एनालाइज करोगे, समझोगे कि इसके क्या परिणाम होंगे, परंतु दूसरे क्षेत्रों पर उस दवाई का क्या असर पड़ेगा उसका क्या। देखो उदाहरण के तौर पर आगे देखते हैं क्या समझाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यू सक्सीड, मान लो आप कामयाब हो गए, एज मॉडर्न मेडिसिन इज सक्सीडेड, और आधुनिक दवाई है वो कामयाब हो गई जिस उद्देश्य के लिए बनाई थी आपने। जैसे कि उद्देश्य था इन इनॉर्मसली लोअरिंग द इन्फेंट डेथ रेट नॉट ओनली इन यूरोप एंड अमेरिका बट ऑल्सो इन एशियन अफ्रीका। उद्देश्य ये था कि दवाई की वजह से आपको जो नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, इन्फेंट डेथ रेट, यानी जो नवजात शिशु जिनकी मौत हो जाती है, मतलब 0 से 5 साल वाले जो नवजात शिशु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आपने वो मृत्यु दर घटा दी है, एनॉर्मसली लोअरिंग द इन्फेंट डेथ रेट। आपने जो मृत्यु दर है वो क्या कर दी, कम कर दी उस दवाई की वजह से, मतलब दवाई कारगर हो गई, बच्चे मर नहीं रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसा सिर्फ यूरोप या अमेरिका में नहीं हो रहा बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी हो रहा है, कि आपकी दवाई इतनी सक्सेसफुल हो गई कि यूरोप और अमेरिका में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका में भी वो कारगर सिद्ध हो रही है। तो बहुत बढ़िया बात है, बच्चे नहीं मर रहे हैं, आपकी दवाई कारगर सिद्ध हो गई। परंतु दिस हैज द entirely unintended result of making the food supply inadequate and lowering the standard of life in the most populous parts of the world। परंतु इसका एक टोटली एंटायरली अनइंटेंडेड रिजल्ट, एक पूरी तरह से अनचाहा रिजल्ट ये होगा कि दुनिया भर में फूड सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी, खाना पर्याप्त नहीं रहेगा। देखो जब ज्यादा लोग जिंदा रह जाएंगे तो सीधी सी बात है फूड तो कम पड़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लो इंसान 50 साल औसत वर्ष जीता था, एक जिंदगी में 50 साल जीता था, फिर मान लो वो इंसान 70 साल जीने लग गया औसत, तो 20 साल एक्स्ट्रा जी रहा है तो 20 साल ज्यादा वो संसाधन तो खाएगा ना, फल सब्जी फूड, मतलब जो भी खाने की चीजें हों, चाहे रहने की पैसे हों, जरूरत रहने में जो पैसे चाहिए होते हैं, संसाधन ही है रुपये भी एक। तो वो सीधी सी बात है कि वो उसको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो तो एक्स्ट्रा लाइफ जीने के लिए वो सब रिसोर्सेज चाहिए उसको जीने के लिए, खाने से लेके पैसा सब कुछ, घर रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जब ज्यादा बच्चे बचेंगे तो उसका असर ये होगा कि फूड सप्लाई पर्याप्त नहीं बचेगी, मतलब खाना पर्याप्त नहीं होगा सबको खिलाने के लिए, एंड लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो सबसे घने आबादी वाले इलाके हैं ना, मोस्ट पॉपुलस पार्ट, सबसे घनी आबादी वाले संसार में जो इलाके हैं ना,
वहां पर जीवन जो शैली होगी ना वो लोअर हो जाएगी, मतलब स्तर, जीवन शैली का जो स्तर होगा, लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो स्टैंडर्ड होगा ना, स्तर, वो भी नीचे रह जाएगा, घट जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि वो गरीब इलाके हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी है ना, वो गरीब इलाके हैं, वहाँ लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं है। अब मान लो घर में 3 सदस्य हैं, मतलब 5 सदस्य हैं फॉर एग्जाम्पल, और फिर एक बच्चा और हो गया और वो बच गया, मान लो दवाई की वजह से बच गया, तो सीधी सी बात है एक घर में एक सदस्य और बढ़ गया, जिसके ऊपर अब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसको खाना खिलाना पड़ेगा, जिसको कपड़े लाने पड़ेंगे, सब सामान लाना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि एक खर्च एक एक्स्ट्रा मेंबर का बढ़ गया, और ऊपर से घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो सबसे गरीब इलाके हैं उन्हीं की तो बात कर रहे हैं ये, कि वहाँ पर अच्छी आर्थिक स्थिति भी नहीं है। अब अमीर लोग तो हैंडल कर ले सब, परंतु गरीब लोग नहीं कर पाते। घर का मेंबर भी बढ़ गया, दवाई ने बचा लिया बच्चे को, अब वो तो अच्छी बात है बचा लिया, परंतु घर की आर्थिक स्थिति तो वैसी है ही नहीं ना कि एक्स्ट्रा मेंबर को हैंडल कर पाए वो। तो उस दवाई का अनचाहा रिजल्ट जो दूसरे क्षेत्र में हुआ, वो क्षेत्र था फूड सप्लाई वाला, कि खाने की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाएगी, ये लोग भूखे रह जाएंगे, और उनका जीवन स्तर कैसा रहेगा? कमजोर पड़ जाएगा, नीचे रह जाएगा, क्योंकि उतने घर में पैसे नहीं होंगे कि वो उनको पढ़ा पाए, पढ़ा नहीं पाएंगे तो गरीब ही रहेंगे, फिर एक ही चक्कर में फंसे रहेंगे वो। नौकरी नहीं लग पाएगी, या धंधा नहीं कर पाएंगे अच्छा, और हमेशा लेबर ही बन के रह जाएंगे, या फिर खेती कर पाएंगे बस। तो और उनका जीवन स्तर कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो टू टेक एन इवन मोर स्पेक्टिकल एग्जांपल व्हिच इज इन एवरीबॉडीज माइंड एट द प्रेजेंट टाइम। अब देखो, एक और बहुत जोरदार उदाहरण दे रहे हैं ये, जो कि ये बोल रहे हैं कि इनके टाइम पे 1950 के आसपास हर किसी के दिमाग में था, विच इज इन एवरीबॉडीज माइंड एट द प्रेजेंट टाइम। उस समय हर किसी के दिमाग में था। एक और उदाहरण देने वाले हैं। वो उदाहरण क्या है? यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ एटम। आप एटम यानी अणु, अणु होता है ना, एटम सबसे छोटी इकाई, अणु, उसको उसकी वो कैसे बनता है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ लिया। फ्रॉम ए डिसइंटरेस्टेड डिजायर फॉर नॉलेज, आपका उद्देश्य बस ये है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। एंड इंसिडेंटली प्लेस इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल लुनेटिक्स द मींस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन रेस। परंतु वो नॉलेज आपने हाथ में दे दी गलती से, इंसिडेंटली गलती से वो हाथ में दे दी, किनके? हैंड्स ऑफ पावरफुल लुनेटिक्स, मतलब बहुत ही शक्तिशाली पागल लोगों के हाथ में दे दी वो नॉलेज, कि अणु कैसे बनता है, द मेन्स, या फिर अणु किस किस चीज से बना हुआ है, मतलब द मीन्स ऑफ डेस्ट्रॉइंग द ह्यूमन रेस। तो आपने उनके हाथ में क्या दे दी? ऐसे पागल लोगों के हाथ में दे दी कि मानव जो समाज है, मानव ह्यूमन रेस है ना, मानव जाति, उसी को आपने खत्म करने की ज्ञान दे दिया उन लोगों के हाथ में, उस मानव रेस को खत्म करने का। कहने का मतलब क्या है? वो लोग उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे परमाणु बम बनाने में, कि अणु कैसे बनता है, परमाणु कैसे बनता है, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वो परमाणु बम बनाने लगेंगे। ऐसे पागल लोगों के हाथ में नॉलेज चली गई। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उस वक्त जब चली गई लोगों ने, तो लोगों ने खुद के देश को बचाने के नाम पे, या जो भी कारण रहे, उन्होंने परमाणु बम बनाए, और परमाणु बम बनने के बाद में क्या क्या परिणाम हुए, वो आप लोग आगे पॉलिटिकल साइंस या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल ये अपने टॉपिक है नहीं इधर, तो हम इससे भटकेंगे नहीं। तो वही बोल रहे, दूसरा उदाहरण ये दिया कि किसी एक क्षेत्र, ठीक है, आपने एटम की आपको जानकारी है, तो आप उसको सही जगह इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करो, तो बात समझ में आती है, पर आप बम बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? आपको नॉलेज नहीं है कि एक एटम की जानकारी किसी दूसरे क्षेत्र पर क्या असर डाल सकती है। दूसरे क्षेत्र पर ये असर डाल सकती है कि इसका बम भी बन सकता है, बम बन के एक सिटी भी तबाह हो सकता है। इन सच वेज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम हार्मलेस अनलेस इट इज कंबाइंड विद विजडम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का पीछा करना है, नॉलेज प्राप्त करना, मे बिकम हार्मफुल, वो हार्मफुल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जब तक कि आप उस नॉलेज का इस्तेमाल साथ में करते हो, बुद्धिमत्ता के साथ में करते हो। मतलब विजडम को अगर इंक्लूड नहीं करोगे ना, तो वो नॉलेज जो आपने प्राप्त करी है ना, वो आप या तो आप ही उसका गलत इस्तेमाल कर लोगे, या फिर आपने किसी और में बांट दिया, किसी और के हाथ में पड़ गई, तो वो गलत इस्तेमाल कर लेगा। यानी जब तक नॉलेज का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता के साथ में नहीं किया जाएगा, वो गलत हाथों में पड़ेगी और उसके परिणाम बुरे ही होंगे। And wisdom in the sense of comprehensive vision is not necessarily present in a specialist in the pursuit of knowledge. And wisdom in the sense of comprehensive vision is not necessarily present in specialist in the pursuit of knowledge. और हाँ, विजडम जो बुद्धिमत्ता है ना, खास तौर पे एक बहुत ही व्यापक नजरिया होना, कॉम्प्रिहेंसिव विजन, एक व्यापक नजरिया, जरूरी नहीं कि स्पेशलिस्ट, कोई एक क्षेत्र में नॉलेज जो प्राप्त कर रहा है बंदा स्पेशलिस्ट है, मतलब जो बंदा नॉलेज प्राप्त कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र का वो बंदा जिसको जो नॉलेज प्राप्त कर रहा है, उसके पास में बहुत व्यापक नजरिया भी हो, मतलब उसकी सोच बहुत वाइड हो, वो एक बहुत दूरदर्शी हो, वो चीजों को समझ पाए कि भाई इस नॉलेज का क्या असर कहाँ कहाँ हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो स्पेशलिस्ट है अपने क्षेत्र में, स्पेशल नॉलेज रखता है अपने क्षेत्र में, वो इतना कह सकते हैं वाइड मानसिकता है, एक बोल सकते हैं इस ऐसे समझ रखने वाला हो, जो समझ सके कि इस नॉलेज का क्या असर पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेशलिस्ट लोगों के पास में ऐसा हो, यानी कि जो अणु की नॉलेज रखता है, वो जरूरी नहीं है कि उसको ये भी ज्ञान हो उस वक्त कि भाई इसका असर क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है गाइज, आज ना
इसको इतना ही समझेंगे, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो ये अपलोड ही नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग के लिए भी लंबी हो जाएगी ज़्यादा, आप भी बोर हो जाओगे। और ये अभी ऐसे भी काफ़ी बड़ा है, मतलब मुझे लग रहा है मुझे इसमें 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी। हाँ ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। सी यू सून।